Good morning, dear students. Today we are going to start the topic that is principles of pre and post operative care. Okay, so what are the principles which are given during the pre and post operative care that we are going to study? So today we are going to discuss about the principles of pre operative care. Okay, pre operative care, that means the care which is provided before any kind of the surgery or before any kind of the operative procedure. Okay, so as a nurse, whatever care we are providing to the patient, to the child before going to the surgery. Okay, so that we are going to discuss, that is known as pre, that means before, operative means any kind of the surgical section child is going through. Okay, so that is operative, and care, that means whatever care as a nurse you are providing. Okay, the nursing care which you are providing to the child before going to the surgery or before any kind of the surgical section. So let's start with the topic. First is introduction. So the patient who consents to have surgery renders himself depend on knowledge, skills and integrity of healthcare team. That means patient, here patient is child. Okay, सो यहाँ जो है वो चाइल्ड है, ठीक है, पेशेंट जो है वो चाइल्ड है और उनके फैमिली मेम्बर्स अगर कंसर्न दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि किसी भी तरह का ऑपरेटिव प्रोसीजर से पहले हमें कंसर्न लेना होता है, ठीक है, चाहे वो एल्डर पेशेंट हो चाहे वो चिल्ड्रंस ही क्यों ना हो, ठीक, अगर चिल्ड्रंस माइनर है दैट मीन्स वो 18 ईयर्स से कम है, ठीक है, चिल्ड्रंस हैं, तो इसलिए उनके जो पेरेंट्स है, रिलेटिव्स है या गार्जियन है, उनसे कंसर्न लेना ज़रूरी होता है, ठीक है, एनी काइंड ऑफ सर्जरी, ठीक है, चाइल्ड किसी भी तरह का सर्जिकल सेक्शन करने से पहले चाइल्ड में कंसर्न लेना ज़रूरी होता है. तो जो पेशेंट है या चाइल्ड है, ठीक है, वो कंसर्न दिया है अपना किसी भी तरह का सर्जरी के लिए, ठीक है, तो वो सर्जरी के लिए अपना कंसर्न दिया है, दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं डिपेंड है. किसके ऊपर डिपेंड है? हम हेल्थ केयर टीम के ऊपर वो डिपेंड है. वो ट्रस्ट करके, अपना ट्रस्ट करके कि हम हेल्थ केयर टीम जो है, डॉक्टर्स, नर्सेज एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स के ऊपर वो ट्रस्ट करके, वो डिपेंड हो करके अपना कंसर्न दिया है सर्जरी के लिए, ठीक है, क्योंकि उसे भरोसा है हमारे नॉलेज के ऊपर, हमारे स्किल्स के ऊपर, ठीक है, जो भी उनका सर्जरी करने वाले जो भी सर्जन है उनके स्किल्स के ऊपर उनको भरोसा है, हम नर्सिंग टीम की केयर के ऊपर उनको भरोसा है, ठीक है, एंड इंटीग्रिटी ऑफ हेल्थ केयर टीम, ठीक है, तो हेल्थ केयर टीम के ऊपर डिपेंड हो करके, उन पर ट्रस्ट करके पेशेंट जो है वो अपना कंसर्न देता है किसी भी तरह का सर्जिकल सेक्शन के लिए, ठीक है. तो इस वजह से ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सर्जरी के टाइम पर, ठीक है, हम पेशेंट को ओवरऑल केयर प्रोवाइड कर सके, ठीक है, प्री ऑपरेटिव केयर दे सके, ठीक है, इंट्रा ऑपरेटिव केयर दे सके एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर दे सके, ठीक है. सो the period extending from the time of hospitalization for surgery to the time of discharge is the perioperative period. Okay, so here we are going to discuss some of the terms. First is the perioperative period. Okay, don't confuse in this term, perioperative period. Perioperative period, that means the duration or the period which is extending from the time of hospitalization for surgery to the time of discharge. That means जब एक पेशेंट, ठीक है, हॉस्पिटलाइज्ड होता है, जब उसको एडमिट किया जाता है, जब वो हॉस्पिटलाइज्ड होता है उस टाइम से लेकर के, ठीक है, उस टाइम से लेकर के पेशेंट के डिस्चार्ज होने तक का जो पीरियड होता है, ठीक है, उसे हम पेरी ऑपरेटिव पीरियड बोलते हैं, ठीक है. जो भी पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड हुए हैं, एडमिट हुए हैं किसी भी तरह के सर्जिकल सेक्शन के लिए, ठीक है, तो उस टाइम से हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम से लेकर के डिस्चार्ज होने तक, पेशेंट के डिस्चार्ज होने तक का जो एक ड्यूरेशन होता है, एक जो टाइम पीरियड होता है, उस पीरियड को हम बोलते हैं पेरी ऑपरेटिव पीरियड. ओके, सो दिस पेरी ऑपरेटिव पीरियड इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू द 3 phases. Okay, 3 phases. So first is the care which is provided before the surgery is pre-operative care. Okay, so don't confuse in peri-operative and pre-operative care. Peri-operative period is the time duration, okay, from the hospitalization to the discharge of the patient, that is perioperative period, and it is further divided into 3 phases. First is pre-operative care. So what is pre-operative care? The care which is provided before the surgery. Okay, किसी भी सर्जिकल सेक्शन चिल्ड्रंस में होने से पहले जो पेशेंट को या उस चाइल्ड को जो प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, सर्जरी के लिए चाइल्ड को प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, उसको प्री ऑपरेटिव केयर हम बोलते हैं, ठीक है.
नेक्स्ट इज द केयर विच इज़ प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द सर्जरी इज इंट्रा ऑपरेटिव केयर। ठीक है, अगर सर्जिकल सेक्शन हो रहा है, ठीक है, ऑपरेशन थिएटर में चाइल्ड है और उस समय सर्जरी हो रहा है चाइल्ड का, तो वो जो ड्यूरेशन है, ठीक है, वो जो टाइम जो चल रहा है सर्जरी के समय जो चल रहा है, ठीक है, सर्जरी का टाइम जो ड्यूरेशन है, ठीक है, उस टाइम पर जो केयर प्रोवाइड किया जा रहा है चाइल्ड को, उसको हम बोलते हैं इंट्रा ऑपरेटिव केयर। ओके, नेक्स्ट इज द केयर विच इज प्रोवाइडेड आफ्टर द सर्जरी इज पोस्ट ऑपरेटिव फेज और पोस्ट ऑपरेटिव केयर। दैट मीन्स सर्जिकल सेक्शन हो गया, सर्जरी हो गया चाइल्ड का, ठीक है, उसके बाद का जो केयर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, सर्जरी होने के बाद जो चाइल्ड को जो केयर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, उनके सर्जिकल जो भी सर्जरी हुआ है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, डिफरेंट केयर्स आर देयर अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्जरीज। ठीक है, तो सर्जरी के अकॉर्डिंग जो मेन जो केयर है वो भी प्रोवाइड किया जाता है एंड उनके सर्जरी के अकॉर्डिंग जो केयर है वो भी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो सर्जरी के बाद का जो केयर रहता है उसको हम बोलते हैं पोस्ट ऑपरेटिव फेज और पोस्ट ऑपरेटिव केयर। ओके, नेक्स्ट इज so let's discuss about the pre-operative care. Okay, so pre-operative phase is the period in which patients is to be prepared both emotionally and physically for surgery. Okay, so pre-operative care क्या होता है? सर्जरी से पहले, ठीक है, बिफोर सर्जरी जो हम केयर प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स को, ठीक है, उसको हम प्री ऑपरेटिव केयर बोलते हैं। तो प्री ऑपरेटिव फेज या प्री ऑपरेटिव केयर में किस तरह का हमें ध्यान देना है, किस तरह का केयर उन्हें प्रोवाइड करना है, तो पेशेंट्स को हमको इमोशनली, ठीक है, प्रिपेयर करना है, ठीक है, इमोशनली प्रिपेयर करना है एज वेल एज फिजिकली प्रिपेयर करना है उनको सर्जरी के लिए। ठीक है, इमोशनली प्रिपरेशन दैट मीन्स उनका साइकोलॉजिकल स्टेटस को स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, चाइल्ड है, ठीक है, तो वो और ज़्यादा घबराए हुए रहते हैं, है ना, चिल्ड्रन से बहुत ज़्यादा घबराए हुए रहते हैं, तो उनको उनके अकॉर्डिंग, चाइल्ड के एज के अकॉर्डिंग वो कितना समझ सकते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उनको हमें केयर प्रोवाइड करना, इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, एंड फिजिकली फॉर सर्जरी दैट मीन्स डॉक्टर्स के जो भी एडवाइस है, जो भी प्रिस्क्रिप्शंस है कि सर्जरी से पहले क्या क्या प्रिपरेशंस करना है, वाइटल साइंस चेक करना है, एनीमा देना है अगर, ठीक है, चाइल्ड को, एंड फर्दर या किसी पार्ट को क्लीन करना है, ठीक है, जो भी सर्जरी हो रहा है जिस भी पार्ट का, अगर उस पार्ट को क्लीन करना है, ठीक है, प्रिपेयर करना है, पार्ट प्रिपेयर करना है, ठीक है, तो उस तरह का जो भी एडवाइस रहता है डॉक्टर्स का, उस हिसाब से सर्जरी के लिए चाइल्ड को प्रिपेयर किया जाता है, तो वो फिजिकल प्रिपरेशन में आता है। ठीक है, नेक्स्ट द स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स विच मस्ट बी फॉलोड ड्यूरिंग दिस फेज। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू प्री ऑपरेटिव केयर कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, ठीक है, कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, ये स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करने चाहिए कि किस तरह का हमें प्री ऑपरेटिव केयर प्रोवाइड करना है। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल्स ऑफ इमोशनल प्रिपरेशन इन प्री ऑपरेटिव फेज। ठीक, सबसे पहला प्रिपरेशन जो होता है वो इमोशनल प्रिपरेशन का होता है प्री ऑपरेटिव केयर में। ओके, प्रिंसिपल्स ऑफ इमोशनल प्रिपरेशन इन प्री ऑपरेटिव फेज। नेक्स्ट इज principles of physical preparation in pre-operative phase. Physically we are preparing the patient. Next, pre-operative teaching principles. Okay, some teaching principles, some health education is also included in pre-operative care. Okay, so let's discuss one by one all these principles. First is principles of emotional preparation in pre-operative phase. Okay, so first point is how we are preparing emotionally. Okay, how the patient is prepared emotionally for the surgery. Okay, how psychological status is maintained, okay, in the patient or in the child. देख, तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स डेवलप ना हो, दैट मीन्स साइकोलॉजिकली पेशेंट जो रहे वो स्ट्रॉन्ग रहे। ठीक है, उसको हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है किसी भी सर्जरी से पहले। अगर चाइल्ड है तो उसके एज के अकॉर्डिंग वो जितना समझ सकता है उसको उसके अकॉर्डिंग ही उसको समझाना है। ठीक है, इमोशनली उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। ठीक है, क्योंकि अगर पेशेंट फियर में रहेगा, डरा हुआ रहेगा, ठीक है, तो क्या होगा, सर्जरी के टाइम पर हो सकता है बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस अकर हो सकते हैं। फियर के कारण, डर के कारण क्या होगा, उनका पल्स रेट बढ़ा हुआ हो सकता है, बीपी फ्लक्चुएट्स हो सकता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, बीपी फ्लक्चुएट्स हो सकता है सर्जरी के टाइम पर। तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो सकता है ड्यूरिंग दी सर्जरी। इसलिए ये सारे कॉम्प्लिकेशंस अकर ना हो, इसलिए पेशेंट को पहले से ही इमोशनली प्रिपेयर किया जाता है फॉर दी सर्जरी। ओके, सो हाउ वी विल प्रिपेयर इमोशनली? सो फर्स्ट पॉइंट इज एसेस एंड करेक्ट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द पेशेंट दैट में इंक्रीज द सर्जिकल रिस्क। ठीक, सबसे पहला हमें क्या करना है, एसेस करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। सो एसेस करना है कि
करेक्ट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है पेशेंट में, वो किस वजह से डरा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर किस तरह का डर है, ठीक है, सर्जरी को लेकर के डर है कि किस तरह से सर्जरी होगा या किस तरह का इंसिजन प्रोसीजर किया जाएगा, बहुत पेनफुल होगा क्या, या सर्जरी के बाद क्या होगा उसका डर है, किस तरह का डर पेशेंट में है, ठीक है, एग्जैक्ट उनका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है, पेशेंट का साइकोलॉजिकल स्टेटस क्या है पेशेंट का, वो एसेस करना है, ठीक है, दैट में इंक्रीज द सर्जिकल रिस्क। तो उनके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से जो सर्जिकल रिस्क या कॉम्प्लिकेशंस जो डेवलप हो सकते हैं ड्यूरिंग द सर्जरी, उस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को एसेस करना है, ठीक। देन नेक्स्ट, पेशेंट एंड सिग्निफिकेंट अदर शुड बी एक्सप्लेन्ड इन डिटेल अबाउट एवरी एस्पेक्ट ऑफ सर्जरी, ठीक। पेशेंट को, ठीक है, चाइल्ड को उनके एज के अकॉर्डिंग वो जितना समझ सकते हैं, ठीक है, पेशेंट को एंड सिग्निफिकेंट अदर्स दैट मीन्स उनके जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, पेरेंट्स है, रिलेटिव्स है, गार्जियंस है, जो भी हैं, ठीक है, जो चाइल्ड के साथ हैं, ठीक है, उनको भी एक्सप्लेन करना है, ठीक है, डिटेल में एक्सप्लेन करना है अबाउट एवरी एस्पेक्ट ऑफ सर्जरी, ठीक है, डिटेल में एक्सप्लेन करना है कि किस तरह का सर्जरी होने वाला है, ठीक है, उस सर्जिकल प्रोसीजर में कितना इंसिजन होगा, कितना टाइम लगेगा हील होने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा इसेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का नीड तो नहीं है, ठीक है, जो पेरेंट्स को हो सकता है परचेस करना पड़े बाहर से, ठीक है, या कुछ स्पेशल मेडिकेशंस का नीड तो नहीं है, ठीक है। तो ये सर्जरी के बारे में सारा डिटेल में, ठीक है, सारा डिटेल में पेशेंट और उनके जो फैमिली मेम्बर्स है, पेरेंट्स हैं, उनको एक्सप्लेन करना चाहिए ताकि सर्जरी के टाइम पर या सर्जरी के बाद में किसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ फियर्स रिलेटेड टू सर्जरी इज इसेंशियल। नर्सेस मस्ट रिकॉग्नाइज दीज फियर्स इन चिल्ड्रन एज वेल एज पेरेंट्स एंड डील विद देम प्रॉपरली, ठीक। तो ये जो फियर डेवलप हुआ है सर्जरी को लेकर के, जो एक डर रहता है, एक फियर रहता है, ठीक है, उस फियर का मैनेजमेंट करना है, ठीक है, मैनेजमेंट प्रोवाइड करना है। दैट मीन्स नर्सेस किस तरह से मैनेज कर सकती है वो फियरफुल सिचुएशन जो डेवलप हुआ है पेशेंट में, ठीक है, उन नर्सेस को रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है, फियर्स इन चिल्ड्रंस, ठीक है, चाइल्ड में वो फियर को रिकॉग्नाइज करना है कि चाइल्ड डरा हुआ है, तो किस तरह से नर्सेस को उनको समझाना है, ठीक है, उनके पेरेंट्स को किस तरह से समझाना है, ठीक है, और किस तरह से डील करना है, ठीक है, ये सिचुएशन से किस तरह से डील करना है, किस तरह से मैनेज करना है चाइल्ड और उनके पेरेंट्स का जो फियरफुल सिचुएशन जो डेवलप हुआ है उसको किस तरह से डील करना है, किस तरह से समझाना है, ये नर्सेस को रिकॉग्नाइज करना है और उसके अकॉर्डिंग ही उनको समझाना है, चिल्ड्रंस को एज वेल एज उनके पेरेंट्स को, ठीक। नेक्स्ट, पेरेंट्स एंड चाइल्ड दैट इज पेशेंट शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू डिस्क्राइब देयर रिएक्शंस एंड फीलिंग्स, ठीक। एंड पेरेंट्स को और जो चाइल्ड है, जो पेशेंट है जिसके ऊपर सर्जरी हो रहा है, ठीक है, तो उनको अपॉर्चुनिटी भी देना है कि वो अपने रिएक्शंस, अपने जो फीलिंग्स है, ठीक है, उनके अंदर जो भी डर है, जो भी फीलिंग्स वो उस टाइम पर जो फील कर रहे हैं, क्योंकि एक छोटे से जो चाइल्ड है, ठीक है, वो बहुत छोटा है और उसका सर्जरी होने वाला है, तो ये बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटिक सिचुएशन रहता है, ठीक है, चाइल्ड के लिए भी एंड पेरेंट्स के लिए भी, है ना। सो इसलिए बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस निकल के आते हैं पेरेंट्स के, ठीक है, उनके अंदर बहुत सारे ऐसे फीलिंग्स रहते हैं जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो नर्सेस को ये अपॉर्चुनिटी देना चाहिए कि वो अपने रिएक्शंस, अपने फीलिंग्स को वो एक्सप्रेस कर सके, ताकि हम जान सकें कि आखिर पेरेंट्स के मन में चल क्या रहा है, उनके क्या क्या क्वेश्चनिंग्स हैं, उनका क्या फियर है, क्या डर है, ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी देना चाहिए पेरेंट्स को भी एंड चाइल्ड को भी। Next is nurses should be honest and truthful while answering questions of parents and children। और नर्सेस को ये ध्यान में रखना है कि जो भी क्वेश्चन का आंसर वो कर रही हैं, ठीक है, पेरेंट्स के मन में जो भी क्वेश्चन है, चाइल्ड के मन में जो भी क्वेश्चन है सर्जरी को लेकर के, ट्रीटमेंट को लेकर के, तो नर्सेस को ये ध्यान रखना है कि वो ऑनेस्ट रहे, ठीक है, वो ऑनेस्टली एंड ट्रूथफुली, ठीक है, सच्चाई बताए, ठीक है, ऑनेस्टली एंड ट्रूथफुली उनके क्वेश्चंस का आंसर कर सके पेरेंट्स को एंड चाइल्ड को। चिल्ड्रंस को उनके एज के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करके उनको जो भी ट्रूथफुल आंसर देना है वो चिल्ड्रंस के अकॉर्डिंग
उसको फ्लक्चुएट करके अपने उसमें मोल्ड करके वो नर्सेस बता सकती, क्योंकि चाइल्ड है वो उतना समझ नहीं पाएगा और उसके अंदर और ज़्यादा फियर डेवलप होगा अगर एकदम से उनको कुछ ऐसा ट्रुथफुल चीज़ बताया गया सर्जरी के बारे में। तो ठीक है, नेक्स्ट, द क्वेश्चंस दैट शुड नॉट बी आंसर्ड और द नर्स इज अनेबल टू आंसर शुड बी रिफर्ड टू फिजिशियन। ओके, अगर इस तरह का क्वेश्चंस पेरेंट्स का रहता है, ठीक है, जिसका आंसर नर्स के पास नहीं है या प्रॉपरली नर्स को नहीं पता, ओके, कि प्रॉपरली उनको वो नहीं पता, जो भी क्वेश्चंस पेरेंट्स का है या चाइल्ड का है, ठीक है, तो वो फिजिशियन को रिफ़र कर सकती हैं। ठीक है, वो बोल सकती हैं कि आप डॉक्टर से या फिजिशियन से या सर्जन से जो इनका सर्जरी करने वाले हैं आप उनको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वो रिफ़र कर सकती हैं। नेक्स्ट, द पेरेंट्स एंड चाइल्ड शुड बी ओरिएंटेड टू द रिकवरी रूम, पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड एंड द इक्विपमेंट देयर एज द चाइल्ड विल बी केप्ट देयर आफ्टर सर्जरी। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है नर्सेस को कि पेरेंट्स और चाइल्ड को ओरिएंटेड करवाना है। ठीक है, ओरिएंटेशन करवाना है रिकवरी रूम का। ठीक है, रिकवरी रूम दैट मीन्स आफ्टर दी सर्जरी, जहाँ पर पेशेंट को थोड़े समय के लिए रखा जाता है, अंडर ऑब्जर्वेशन जहाँ रखा जाता है, दैट इज़ द रिकवरी रूम। ठीक है, तो ऑपरेशन थिएटर के ही साइड में एक रिकवरी रूम भी रहता है। जब भी ऑपरेशन किया जाता है, किसी तरह का सर्जरी किया जाता है, तो उसके बाद पेशेंट को कुछ टाइम के लिए, कुछ ड्यूरेशन के लिए रिकवरी रूम में रखा जाता है। ठीक है, तो पेरेंट्स को और चाइल्ड को रिकवरी रूम का ओरिएंटेशन करवाना है कि सर्जरी के बाद यहाँ पर पेशेंट को रखा जाएगा थोड़े समय के लिए। देन उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड का भी ओरिएंटेशन करवाना है। जब सर्जरी के बाद जब रिकवरी होगा चाइल्ड का, उसके बाद थोड़े समय के बाद जब उनको पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। ठीक, आफ्टर दी सर्जरी पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में शिफ्ट किया जाता है पेशेंट्स को, तो पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड का भी ओरिएंटेशन करवाना है। और पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में जितने भी इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, ठीक है, जो चाइल्ड में यूज़ होंगे, ठीक है, सर्जरी के बाद, मान लो अगर वहाँ पे कार्डियक मॉनिटर रखा हुआ है, ऑक्सीजन सिलेंडर रखा हुआ है, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे इंजेक्शन ट्रे है, मेडिकेशन ट्रे है, और बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स रखे हुए होते हैं। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों से पेरेंट्स को भी ओरिएंटेशन करवाना है, चाइल्ड को भी ओरिएंटेड करवाना है, ताकि अचानक से जब चाइल्ड जो है पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में शिफ्ट होगा या पेरेंट्स शिफ्ट होंगे, तो इतने सारे इक्विपमेंट्स को देख करके हो सकता है पेशेंट के अंदर या पेरेंट्स के अंदर फिर से एक फियर डेवलप हो सके। तो पहले से ही उनको ओरिएंटेड करवा के रखना है। ठीक है, और उन सारी चीज़ों का यूज़ भी बता करके रखना है इक्विपमेंट्स का। नेक्स्ट, द पेरेंट्स एंड चाइल्ड शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर डिस्चार्ज इन प्री ऑपरेटिव पीरियड। और ये भी ध्यान में रखना है कि पेरेंट्स को और चाइल्ड को पहले से ही डिस्चार्ज प्रोसीजर के बारे में बता कर रखना है, डिस्चार्ज प्रोसीजर से ओरिएंटेड करवा के रखना है। ठीक है, कितना उनका फाइनेंशियल बर्डन कितना पड़ेगा, ठीक है, आफ्टर द सर्जरी या डिस्चार्ज के समय उन्हें कितना पेमेंट करना पड़ेगा, क्या क्या फैसिलिटीज़ है डिस्चार्ज के टाइम पर जो चाइल्ड को दे सकते हैं। ठीक है, पेशेंट एज अ पेशेंट क्या क्या राइट्स है और क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पहले से ही बता के रखना है पेरेंट्स को एंड चाइल्ड को डिस्चार्ज प्रोसीजर के बारे में, ताकि ऐसा ना हो एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज किसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो सके रिलेटेड टू एनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम और रिलेटेड टू एनी अदर facilities problem. Okay, next is good communication between all the members of healthcare team and patient will ensure that patient is well prepared and ready to undergo surgery. ठीक, तो एक good communication system क्रिएट करना है। ठीक है, किसी भी तरह का बैरियर नहीं होना चाहिए। ठीक है, बैरियर्स नहीं होने चाहिए कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो एक गुड कम्युनिकेशन हमें मेंटेन करना है, IPR मेंटेन करना है। ठीक है, तो एक गुड कम्युनिकेशन रहेगा, किसी भी तरह का बैरियर्स नहीं रहेगा पूरे हेल्थ केयर टीम में। ठीक है, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्सेस हो, ठीक है, अदर एनेस्थेसिस्ट हो एंड मैनी अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आर देयर। सो जितने भी हेल्थ केयर टीम है उनके बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, किसी भी तरह का बैरियर्स नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से क्या होगा कि पेशेंट को क्या कर सकेंगे, एंश्योर कर सकेंगे कि उनका जो सर्जरी है वो प्रॉपरली हो पाएगा। ठीक है, पेशेंट्स को प्रॉपरली प्रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है, ताकि ये सारे टीम को पता रहे कि पेशेंट जो है वो वेल प्रिपेयर्ड है फॉर दी सर्जरी। ठीक, और वो सर्जरी के लिए रेडी है। ठीक है, तो इसलिए गुड कम्युनिकेशन सिस्टम मेंटेन होना ज़रूरी है और कोऑपरेटिव मैनर में सारे हेल्थ केयर टीम को वर्क करना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज
Principles of physical preparation in pre-operative phase. So we have studied about the emotional preparation. Now next is principles of physical preparation in pre-operative phase. So doctors orders for pre-operative care are to be implemented. Okay, डॉक्टर्स ने जो भी एडवाइस किया है, ठीक है, जो भी एडवाइस किया, जो भी ऑर्डर दिए हैं कि प्री ऑपरेटिव केयर क्या क्या प्रोवाइड करना है पेशेंट में, सर्जरी से पहले पेशेंट को किस तरह से प्रिपेयर करना है, फिजिकल प्रिपरेशन के लिए जितने भी एडवाइस दिए गए हैं, ठीक है, वो सारे चीज़ फॉलो करने हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इज एनिमा इज़ टू बी एडमिनिस्टर्ड एट द नाइट बिफोर सर्जरी इफ़ ऑर्डर, ठीक। तो ये ध्यान में रखना है कि अगर डॉक्टर ने एडवाइस लिखा है, उनके केस शीट पे एडवाइस लिखा है कि एनिमा देना है, ठीक है। एनिमा आप जानते होंगे, इसका प्रोसीजर आप नर्सिंग फाउंडेशन में पढ़े होंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ एनिमा भी आपको पता होगा, ठीक है। सो एनिमा, ठीक है, एनिमा दिया जाता है नाइट के टाइम पर, ठीक है। अगर मॉर्निंग में सर्जरी है तो उससे पहले एनिमा दिया जाता है, ठीक है, अगर ऑर्डर किया गया है डॉक्टर के द्वारा तभी। क्लींजिंग द कोलन ऑफ फीकल मैटर, एनिमा देने से क्या होगा, जो फीकल मैटर है, ठीक है, कोलन में जो फीकल मैटर प्रेजेंट है वो एट नाइट ही या अर्ली मॉर्निंग क्या होगा, वो सारे फीकल मैटर्स जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे, ठीक है, जिस वजह से क्या होगा, हेल्प्स इन रिड्यूसिंग चांसेस ऑफ वुंड इन्फेक्शन ड्यूरिंग सर्जरी इन्वॉल्विंग बॉवेल, ठीक। अगर स्पेशली एनिमा कब दिया जाता है, अगर किसी तरह का बॉवेल सर्जरी है तो, ठीक है, एब्डोमेन से रिलेटेड सर्जरी है, बॉवेल से रिलेटेड किसी तरह का सर्जरी है, ठीक है, तो एनिमा दिया जाता है, ठीक। तो इससे क्या होता है, जो भी फीकल मैटर जो प्रेजेंट है, जो स्टूल प्रेजेंट है कोलोन में, वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक। एक्सक्रीट आउट होता है तो एम्प्टी हो जाता है, ठीक है, कोलोन जो है वो एम्प्टी रहता है, जिस वजह से क्या होगा, सर्जरी के समय, ठीक, किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएगा, ठीक है, और इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं रहेंगे, ठीक। अगर सर्जरी के टाइम पर हो सकता है, अगर एम्प्टी नहीं होगा कोलोन, ठीक, तो स्टूल पास आउट हो सकते हैं, ठीक है, जिस वजह से क्या होगा कि सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स जो स्टेराइल है वो भी अनस्टेराइल हो जाएंगे, ठीक है, और जो इंसीजन दिया गया है, ठीक है, जिस एरिया में इंसीजन दिया गया है हो सकता है वहाँ भी इन्फेक्शन हो जाए स्टूल के कांटेक्ट में आने से, ठीक है। तो किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो, वुंड इन्फेक्शन ना हो ड्यूरिंग द सर्जरी, ठीक है, इस वजह से एनिमा दिया जाता है। नेक्स्ट, फॉलो द फिजिशियंस ऑर्डर्स फॉर डाइट, यूजुअली पेशेंट्स आर टू बी केप्ट एनपीओ फ्रॉम मिडनाइट ऑनवर्ड्स बिफोर सर्जरी, दैट मीन्स फिजिशियंस अगर ये ऑर्डर किए हैं डाइट से रिलेटेड, ठीक है, कि पेशेंट को फूड इनटेक करवाना है या नहीं करवाना है, ठीक है, फूड हो या फिर लिक्विड डाइट ही क्यों ना हो या वाटर ही क्यों ना हो, ठीक है, तो अगर फूड या वाटर भी अगर देना है तो डॉक्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंग ही दिया जाता है। अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है एनपीओ दैट मीन्स नील पर ओरल, ठीक है, नील पर ओरल दैट मीन्स पेशेंट को किसी भी तरह का फूड या फिर वाटर नहीं देना है, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड रहता है, ठीक है, कुछ भी खाने पीने को पेशेंट को नहीं देना है, ठीक है, मिडनाइट से, ठीक है, यूजुअली पेशेंट आर टू बी केप्ट एनपीओ दैट इज नील पर ओरल फ्रॉम मिडनाइट ऑनवर्ड्स बिफोर सर्जरी, ठीक। अगर पेशेंट के केस शीट में यह ऑर्डर किया गया है, ठीक, तो नर्सेस को ध्यान में रखना है कि वो पेशेंट को बता सके, उनके फैमिली मेम्बर्स को बता सके और ये ध्यान में रख सके कि पेशेंट को किसी भी तरह का फूड नहीं देना है मिडनाइट से, ठीक है, रात से ये ध्यान देना है, मिडनाइट से लेकर के मॉर्निंग तक उनका जो स्टमक है वो एम्प्टी रहे, ठीक है। तो इसलिए ये ध्यान देना है कि कुछ भी इवन वाटर भी नहीं देना है, वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। सो ये मेडिकल टर्म यूज़ किया जाता है एनपीओ, नील पर ओरल, ये केस शीट में लिखा हुआ होता है ऐसे पेशेंट्स के लिए जिनको किसी भी तरह का फूड नहीं दिया जा रहा है, ये वाटर इनटेक करने के लिए रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। तो ये क्यों किया जाता है, ताकि एस्पिरेशन ना हो, ठीक है, सर्जरी के टाइम पर अगर स्टमक में, ठीक है, फूड प्रेजेंट रहेगा या वाटर रहेगा, ठीक है, तो क्या हो सकता है, पेशेंट वो चीज़ एस्पिरेट कर सकता है, ठीक है, एस्पिरेट कर सकता है और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, तो इसलिए पेशेंट को एनपीओ रखा जाता है। नेक्स्ट, बाथ शुड बी गिवन टू द चाइल्ड इन द मॉर्निंग टू मेक द स्किन फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक। और ये ध्यान में रखना है, अगर एडवाइस किया गया है डॉक्टर के द्वारा तो नर्सेस को ये ध्यान देना है कि पेशेंट जो है या चाइल्ड जो है
जिसका सर्जरी होने वाला है वो मॉर्निंग में बाथ ले, ठीक है, बाथिंग के लिए बोलना है, एडवाइस करना है, ठीक है, पेशेंट को, ताकि स्किन में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, वो डेड हो जाए, ठीक है, या फिर वो फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनके स्किन जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से फ्री हो जाए, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन, ठीक। तो क्या होगा, सर्जरी के बाद जो इन्फेक्शन होने का चांसेस है, ठीक है, या सर्जरी के ड्यूरेशन में उसके बाद जो इन्फेक्शन हो सकते हैं, ठीक है, अगर स्किन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे तो उससे क्या होगा, प्रिवेंट होंगे, ठीक है, पेशेंट जो है वो प्रिवेंट होंगे। इसलिए डॉक्टर के अकॉर्डिंग अगर डॉक्टर ऑर्डर किए हैं बाथिंग के लिए तो चाइल्ड को एडवाइस करना है मॉर्निंग में बिफोर द सर्जरी बाथिंग के लिए, ठीक। नेक्स्ट, मेक द चाइल्ड वियर क्लीन हॉस्पिटल गाउन आफ्टर बाथ, ठीक। और ये ध्यान में रखना है, बाथ करने के बाद चाइल्ड जो है वो अपना कुछ ऐसा क्लोथ्स वियर ना करे, ठीक है, तो हो सकता है फिर से उनका बॉडी स्किन कंटामिनेटेड हो जाए, ठीक। तो ये ध्यान में रखना है, आफ्टर द बाथिंग जो उनको जो सर्जिकल गाउन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, सर्जरी के लिए जो गाउन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, अगर सर्जरी का टाइमिंग हो गया है तो, या फिर हॉस्पिटल का जो नॉर्मल क्लीन गाउन जो रहते हैं, ठीक है, वो हॉस्पिटल के गाउन प्रोवाइड करने चाहिए, ठीक है, चाइल्ड को आफ्टर द बाथ। नेक्स्ट इज लीगल कंसेंट मस्ट बी साइंड बाय द गार्जियंस ऑफ द चाइल्ड, और ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ये ध्यान रखना है कि कंसेंट ज़रूर लेना है सर्जरी के लिए पेरेंट्स से या उनके जो भी गार्जियन प्रेजेंट है, ठीक है, चाइल्ड के, उसके लिए कंसर्ट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, ये लीगल कंसर्ट लेना ज़रूरी है जो भी गार्जियन से या पेरेंट्स है चाइल्ड के, ठीक है। इससे क्या होगा, चाइल्ड पेशेंट के भी राइट्स प्रिवेंटेड रहेंगे एज वेल एज जो हेल्थ केयर टीम है उनके भी राइट्स क्या रहेंगे, प्रिवेंटेड रहेंगे, ठीक। किसी भी तरह का अगर कॉम्प्लिकेशन डेवलप होता है तो इसमें हेल्थ केयर टीम प्रिवेंटेड रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल द लेबोरेटरी रिपोर्ट शुड बी अटैच टू द पेशेंट्स फाइल एंड सेंड विथ पेशेंट टू द ओटी, ठीक। और ये ध्यान में रखना है किसी भी तरह का रिपोर्ट पेंडिंग ना रहे, ठीक है, ये नर्सेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर्जरी में पेशेंट को भेजने से पहले सारी चीज़ें चेक करने हैं, ठीक है, उनका जो भी रिपोर्ट्स आया हुआ है अभी तक जितने भी टेस्ट कंडक्ट हुए हैं, ठीक है, वो सारे रिपोर्ट्स जो है, वाइटल साइंस जो है वो पेशेंट के फाइल में, केस शीट में अटैच होने चाहिए, ठीक है, पेशेंट को ओटी में भेजने से पहले ये सारे चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट, वाइटल साइंस शुड बी चेक्ड एंड रिकॉर्डेड इन पेशेंट्स फाइल, ठीक। सर्जरी के लिए पेशेंट को भेजने से पहले सर्जरी वार्ड में या ओटी में वाइटल साइंस चेक करना ज़रूरी है, ठीक है। तो वाइटल साइंस में अगर किसी भी तरह का फ्लक्चुएशन हुआ, पल्स रेट इंक्रीज रहा, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज रहा या फिर ब्लड प्रेशर इंक्रीज रहा या डिक्रीज रहा, ठीक है, तो उस वजह से कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं ड्यूरिंग दिस सर्जरी। तो उस कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए वाइटल साइंस रिकॉर्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज एडमिनिस्टर प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन, ओके, एडमिनिस्टर प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। अगर डॉक्टर ने एडवाइस किया है, प्रिस्क्राइब किया है किसी तरह का मेडिकेशन एडमिनिस्टर करना है, किसी तरह का मेडिसिन, किसी तरह का ड्रग देना है पेशेंट को सर्जरी से पहले, ठीक है, तो ये डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, फाइल में ऑर्डर लिखा हुआ रहता है या फिर वो नर्सेस को प्रिस्क्राइब करते हैं कि बिफोर द सर्जरी 2 आवर्स बिफोर, 3 आवर्स बिफोर, जो भी टाइम ड्यूरेशन रहता है अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर, वो किसी तरह का मेडिकेशन अगर देना है, ठीक है, जो सर्जरी के टाइम पर यूज़फुल होगा, तो उस तरह का मेडिकेशन डॉक्टर के द्वारा जो प्रिस्क्राइब किया जाता है वो नर्सेस उसको एडमिनिस्टर करती है बिफोर द सर्जरी। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है नर्सेस को। दिस ऑल कम अंडर द फिजिकल प्रिपरेशन। नेक्स्ट, सेंड द चाइल्ड टू द ओटी विद आइडेंटिफिकेशन बैंड टाइड ऑन रिस्ट टू प्रिवेंट एनी फॉल्ट इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पेशेंट, ठीक। और ये ध्यान में रखना है कि किसी भी तरह का पेशेंट्स में कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, क्योंकि एक दिन में बहुत सारे हो सकते हैं ऐसे सर्जरीज होते हैं, ठीक है, चिल्ड्रंस भी बहुत सारे ऐसे रहते हैं जिनका सर्जरी हो रहा है, ठीक है, तो किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, पेशेंट से रिलेटेड कि ये कौन सा चाइल्ड है, ठीक है, इसमें कौन सा सर्जरी होना है, ठीक है, तो कहीं सर्जरी में कन्फ्यूजन ना हो कि इसको किस तरह का सर्जरी होना है और पेशेंट में कन्फ्यूजन ना हो। इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी है, नर्सेस को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि
ओटी में भेजने से पहले, ऑपरेशन थिएटर में भेजने से पहले, सर्जरी से पहले वो एक आइडेंटिफिकेशन बैंड जो है वो रिस्ट में, पेशेंट के रिस्ट में टाई कर दे, ठीक है। एक बैंड आता है, ठीक है, हॉस्पिटल में एक बैंड प्रोवाइड होता है जिसमें पेशेंट का नाम लिखना रहता है, ठीक है, उनका ओपीडी नंबर या आईपीडी नंबर रहता है वो लिखना रहता है, ठीक है। देन किस तरह का सर्जरी उनको प्रिस्क्राइब किया है, ठीक है, वो सर्जरी का नाम लिखना रहता है, ठीक। तो ये सारी जो आइडेंटिफिकेशन, पेशेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए ये बैंड रिस्ट में बांधा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नर्सेस को ध्यान रखनी है। सो दीज आर ऑल अबाउट द प्रिपरेशन, फिजिकल प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट। नेक्स्ट इज प्री ऑपरेटिव टीचिंग प्रिंसिपल्स। ओके, सो टीचिंग प्रिंसिपल्स कौन कौन से होने चाहिए? चिल्ड्रंस एंड देयर पेरेंट्स शुड बी टॉट दोज पोस्ट ऑपरेटिव प्रैक्टिसेस दैट दे विल नीड टू डू एंड देयर रोल इन प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशंस। ओके, सो ये ध्यान में रखना है सर्जरी के बाद, ठीक है, सर्जरी के बाद जो भी केयर प्रोवाइड करना है, ठीक है, चिल्ड्रंस को जो भी केयर प्रोवाइड करना है, ठीक है, और पेरेंट्स को भी उनके केयर में इन्वॉल्व करना है, ठीक है। तो इसलिए चिल्ड्रंस को एज वेल एज पेरेंट्स को, ठीक है, पहले ही ये टीचिंग दिए जाते हैं, हेल्थ एजुकेशन दिया जाता है कि पोस्ट ऑपरेटिव प्रैक्टिसेस, ठीक है, सर्जरी के बाद किस तरह का केयर प्रोवाइड करना है, ठीक है, और किस तरह का नीड रहेगा, चाइल्ड को क्या क्या नीड्स रहेंगे, ठीक है, और किस तरह से कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो ये सारी टीचिंग्स जो है वो प्री ऑपरेटिव टीचिंग प्रिंसिपल्स में चाइल्ड को एज वेल एज उनके पेरेंट्स को ये एजुकेशन दिया जाता है। सो दीज पोस्ट ऑपरेटिव प्रैक्टिसेस इंक्लूड दी फॉलोइंग, ठीक। तो पोस्ट ऑपरेटिव प्रैक्टिसेस में क्या क्या ऐसे टीचिंग्स दे सकते हैं? टर्निंग, ठीक है, तो आफ्टर दी सर्जरी पोजीशन मेंटेन करना पेशेंट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, उनका जो टर्निंग होता है, ठीक है, क्योंकि अगर एक ही पोजीशन में रहेंगे, टर्न नहीं कर पाएंगे, एम्बुलेशन प्रॉपरली नहीं होगा पेशेंट में, ठीक है, तो आप जानते हैं बेड सोर्स डेवलप हो सकते हैं, ठीक है, जहाँ सर्जिकल इंसिजन हुआ है हो सकता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि ये सारे कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए टर्निंग किस तरह से करवाना है, ठीक है। सो टर्निंग इन बेड एंड अर्ली एम्बुलेशन हेल्प्स इन मेंटेनिंग ब्लड सर्कुलेशन, ठीक, ये आप जानते हैं कि टर्निंग या पोजीशन के अकॉर्डिंग और अर्ली एम्बुलेशन दैट मीन्स जितना जल्दी पेशेंट जो है वो मोबिलाइज हो सके, दैट मीन्स वो चलना फिरना सीख सके एंड हिलना डुलना सीख सके, ठीक है, मोबिलाइज दैट मीन्स, ठीक है। तो एम्बुलेशन प्रोवाइड करना है, ये क्या करता है? ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो बॉडी में जितने अच्छे तरह से ब्लड सर्कुलेशन होगा, जिस जगह पर इंसिजन हुआ है वहाँ पे जितना अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होगा, वो हीलिंग प्रोसेस जो है उतना ही जल्दी होगा, ठीक। एंड स्टिमुलेट्स रेस्पिरेटरी फंक्शंस एंड डिक्रीजेस स्टेटिस ऑफ गैस इन द इंटेस्टाइन, ठीक। और ये ध्यान में रखना है पेशेंट्स का रेस्पिरेटरी फंक्शंस को इम्प्रूव करना है, ठीक है, उनका ब्रीदिंग पैटर्न इम्प्रूव करना है, ठीक है। और किसी तरह का अगर स्टेसिस है, दैट मीन्स ऑब्स्ट्रक्शन है गैस का इंटेस्टाइन में, दैट मीन्स एसिडिटी प्रॉब्लम हो रही है, गैस बन रहा है, ठीक है, इंटेस्टाइन में किसी तरह का गैस जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो टर्निंग से क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो है वो डिक्रीज़ होंगी, ठीक है। पेरेंट शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू टर्न द पेशेंट एंड हेल्प इन अर्ली एम्बुलेशन, पेरेंट्स को इंस्ट्रक्ट करना है कि किस तरह से पेशेंट को टर्निंग प्रोवाइड करना है, ठीक है, क्योंकि इंसिजन हुआ है, ठीक है, सर्जिकल इंसिजन है, ये ध्यान में रखते हुए कि सर्जिकल इंसिजन में किसी भी तरह का स्ट्रेस ना पड़े, ठीक है, तो स्टिचेस खुलने का डर रहता है, ठीक है, स्टिचेस ओपन हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें का ध्यान में रखते हुए किस तरह से टर्निंग प्रोवाइड करना है, अर्ली एम्बुलेशन प्रोवाइड कराना है, ये सारी चीज़ें पेरेंट्स को टीचिंग्स दी जाती है। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज के लिए टीचिंग्स दी जाती है। इट हेल्प्स प्रिवेंट पोस्ट ऑपरेटिव निमोनिया एंड एटीलैक्टेसिस चाइल्ड इफ़ able to understand should be taught to inhale slowly through nose and exhale slowly through pursued lips. तो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज के लिए एंकरेज करना है, पेरेंट्स को टीच करना है और चाइल्ड को भी टीच करना है, ठीक है, जितना चाइल्ड समझ सकता है उसके अकॉर्डिंग। तो इससे क्या होगा, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज से क्या होगा, पोस्ट ऑपरेटिव निमोनिया होने के जो चांसेस रहते हैं, ठीक है, ऑपरेशन के बाद जो निमोनिया होने के चांसेस रहते हैं, एटीलैक्टेसिस होने के चांसेस रहते हैं चिल्ड्रंस में। सो एटीलैक्टेसिस क्या होता है, कोलैप्सिंग ऑफ लंग्स, ठीक है, लंग्स का कोलैप्स होना, कोलैप्सिंग ऑफ लंग्स को हम एटीलैक्टेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन डेवलप्स ना हो, इसलिए डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज बोला जाता है चाइल्ड को करने के लिए। तो चाइल्ड को टॉट करना है, टीच करना है कि वो इनहेल करे, ठीक है, ऑक्सीजन को वो इनहेल करे स्लोली एंड स्लोली वो एक्सेल करे, ठीक है,
थ्रू दी लिप्स। सो ये डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज उनको टीचिंग करना है ताकि उनका जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो नॉर्मल रह सके, ठीक। नेक्स्ट इज कफिंग, ठीक है। कफिंग इज डन टू मोबिलाइज एंड एक्सपेल सीक्रेशंस कलेक्टेड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट विच इफ नॉट रिमूव्ड मे लीड टू निमोनिया, ठीक है। और ये ध्यान में रखना है, हो सकता है कि जो निमोनिया का कॉम्प्लिकेशंस जो डेवलप हुए हैं, ठीक है, जो कफ या सीक्रेशंस जो बन रहे हैं, ठीक है, पेशेंट में, वो क्या होगा, वो वही ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि टाइम टू टाइम जो है वो सक्शनिंग करते रहना है, ठीक है, टाइम टू टाइम सक्शनिंग करना है अगर पेशेंट एबल नहीं है उस टाइम पर कफिंग एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। और अगर 1-2 दिन ही हुआ है सर्जरी को हुए और अगर वो कफिंग एक्सरसाइज हम बोलेंगे पेशेंट को, तो हो सकता है इंसीजन जो हुआ है, जो स्टिचेस लगे हैं, वो रिमूव हो जाए, ठीक है। तो जो वुंड है या जो इंसीजन जो है वो कितना हील हो चुका है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उनको कफिंग एक्सरसाइज के लिए बोलना है, ठीक है। और अगर फर्स्ट डे है, सेकेंड डे है, ठीक है, तो सक्शनिंग के थ्रू ही उनका जो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो सीक्रेशंस हो रहे हैं, ठीक है, उसको रिमूव करना है, ठीक। द चाइल्ड शुड बी मेड टू सिट, ठीक है, ये ध्यान में रखना है कि चाइल्ड का इंसीजन जो है अगर वो थोड़ा ठीक हो गया है या फिर वो हील हो रहा है, ठीक है, तो उनको सिटिंग पोजीशन देना है बेड में, डीप ब्रीथ लेने के लिए बोलना है एंड कफ करने के लिए बोलना है, स्ट्रांगली उनको कफ करने बोलना है, ठीक है। तो ड्यूरिंग द कफिंग ये ध्यान में रखना है, स्मॉल पिलो में भी हेल्ड टाइटली, ठीक, स्मॉल पिलोज जो रहते हैं उसको टाइटली इंसीजन प्लेस पे रखें, ठीक है, इंसीजन प्लेस पे उनको रखना, एकदम ही ज़्यादा प्रेशर से नहीं, ठीक है, जिस वजह से क्या होगा, जब वो कफ करेंगे जो पेन होगा, ठीक है, कफिंग के टाइम पर वो थोड़ा सा पेन मिनिमाइज हो सके, ठीक है, तो पिलो का सपोर्ट देना है। नेक्स्ट एक्सट्रीमिटी एक्सरसाइज, दीज एक्सरसाइज डन एक्टिवली और पैसिवली हेल्प इन प्रिवेंटिंग सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स सच एज थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस by facilitating venous return to the heart. Next is extremity exercise. Extremities that means your limbs, okay, lower limbs and upper limbs, hands and legs, इसको हम extremities बोलते हैं, ठीक है। तो extremities के exercise भी बोलने हैं पेशेंट को करने के लिए, ठीक है, तो उनको टीच करना है, ठीक है, एक्सरसाइजेस, ठीक है, ताकि वो एक्टिव एक्सरसाइज टीच करना है एंड पैसिव एक्सरसाइज टीच करना है पेशेंट के अकॉर्डिंग, उनके इंसीजन के अकॉर्डिंग, ठीक है, डॉक्टर्स के एडवाइस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक्सरसाइज अगर पेशेंट्स करते हैं, इससे क्या होगा, सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स जो भी डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है, ठीक है, तो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का मतलब क्या होता है, थ्रोम्बस मीन्स होता है क्लॉट फॉर्मेशन, ठीक है, फ्लेबाइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ दी वेन्स, ठीक है, अगर वेन्स में किसी तरह का इन्फ्लामेशन हो रहा है, ठीक है, इन्फ्लामेशन हो रहा है और वेन्स में ब्लड का क्लॉट हो जा रहा है, ठीक है, ब्लड का क्लॉट फॉर्मेशन हो रहा है, इसको हम थ्रोम्बस बोल रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल इसको हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, ठीक है, ब्लड का क्लॉट होना वेन्स में एंड वेन्स में इन्फ्लामेशन होना, ठीक है। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का अगर कंडीशन डेवलप हो रहा है, ठीक है, सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का कंडीशन डेवलप हो रहा है, तो एक्सरसाइजेस के थ्रू हो सकता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा ठीक हो सके और जो वेनस रिटर्न है, दैट मीन्स ब्लड का जो सर्कुलेशन है वेन्स में, ठीक है, वो प्रॉपरली हो सके, ठीक है, ताकि ओवरऑल हार्ट में अच्छी तरह से ब्लड पंप हो सके, और हार्ट में जब अच्छी तरह से ब्लड पंप होगा तो ओवरऑल बॉडी में भी प्रॉपरली ब्लड सर्कुलेशन हो पाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द प्री ऑपरेटिव केयर, ओके, थैंक यू। Please take precaution for COVID-19. Stay safe and stay healthy.